नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुन और आप देख रहे हैं एडी टेकिफाई। दोस्तों, इस काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का रैम मॉड्यूल है और इन दोनों रैम को आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हैं एक साथ, तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का रैम एक साथ काम करेगा या नहीं। अगर काम करता है तो सिस्टम का स्टेबिलिटी कैसा रहता है, कोई भी कंपैटिबिलिटी इशू आपको देखने को मिलता है या नहीं। और इसके साथ साथ हेवी वर्कलोड पे ये रैम यूज़ करने से आपके सिस्टम में फेलियर आता है या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम शटडाउन हो जाता है या नहीं। ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो रैम आप देख सकते हैं, ये दोनों 4GB DDR3 रैम है, लेकिन इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है ये डिफरेंट है। मैं आपको पहले दिखा दूं, ये जो रैम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस रैम का फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं 4GB DDR3 1333 मेगाहर्ट्ज़ का ये रैम मॉड्यूल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो रैम है ये किंगस्टन का एक दूसरा रैम है जिसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ये भी 4GB का रैम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4GB, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1600 मेगाहर्ट्ज़। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होने के कारण सिस्टम में कोई भी स्टेबिलिटी इशू रहता है या नहीं, या फिर सिस्टम क्रैश हो जाता है या नहीं। तो चलिए पहले इन दोनों रैम को मैं मदरबोर्ड पे इंसर्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब इस रैम मॉड्यूल्स को मेरे कंप्यूटर की मदरबोर्ड में इंस्टॉल करता हूं। दोस्तों, मेरे कंप्यूटर में करंटली जो मदरबोर्ड लगा है वो है मार्करी की तरफ से H61 मदरबोर्ड। तो ये जो मदरबोर्ड है यहाँ पर DDR3 रैम का सपोर्ट है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रैम स्लॉट्स है, रैम स्लॉट्स की ठीक कोने में ही आपको यहाँ पर मदरबोर्ड की जो रैम जनरेशन का सपोर्ट है, मतलब मदरबोर्ड DDR2 रैम को सपोर्ट करता है या फिर DDR3 या फिर DDR4, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन होगा। आपके मदरबोर्ड में भी आप अगर रैम स्लॉट्स के कोने में देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं DDR3A1 एंड DDR3B1। और A1 और B1 का मतलब है ये दोनों डिफरेंट चैनल है, मतलब ये डुअल चैनल को सपोर्ट करता है। तो आप भी देख सकते हैं कि आपके मदरबोर्ड में डुअल चैनल का सपोर्ट है या नहीं। अगर डुअल चैनल का सपोर्ट है तो उन दोनों चैनल्स में आप रैम को इंसर्ट कीजिए ताकि आपको स्पीड ज़्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पर दो सेपरेट मेमोरी बस है जिसके थ्रू आपको स्पीड ज़्यादा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले इस 1333 मेगाहर्ट्ज़ की 4GB की DDR3 रैम को इंसर्ट करता हूँ। दोस्तों, इंसर्ट करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक नॉच देखने को मिलेगा रैम मॉड्यूल पे, और सेम नॉच आपको यहाँ पर स्लॉट में भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों नॉच को मैच करके आपको यहाँ पर पहले जो रैम मॉड्यूल है इसको यहाँ पर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर दो क्लिप आपको देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों क्लिप। पहले वाले क्लिप को हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, एक क्लिप लॉक होगा, फिर दूसरे क्लिप को हम प्रेस करेंगे तो दूसरा क्लिप भी जो है लॉक हो जाएगा। ऐसे ही हम जो सेकंड रैम मॉड्यूल है, ये 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाला जो रैम है, इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। नॉच को मैच करेंगे। नॉच को मैच करने के बाद मैं सिंपली इसको यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर दूंगा। देखिए दोस्तों, दो रैम मॉड्यूल सक्सेसफुली मदरबोर्ड में इंसर्ट हो चुका है। तो सक्सेसफुली रैम इंस्टॉल करने के बाद चलिए अब सिस्टम को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा सिस्टम जो है बूट हो रहा है। यहाँ पर कभी कभी जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का रैम यूज़ करने से आपका सिस्टम बूट करने से जो है रिफ्यूज़ कर देता है, बायोस रैम को ठीक से रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो ऑन दैट केस आपको कभी कभी क्लियर सिमोस करना पड़ता है, बायोस को रीसेट करना पड़ता है, या फिर आप जो है रैम मॉड्यूल्स को इंटरचेंज करके भी देख सकते हैं। आपकी सिस्टम जो है बूट ज़रूर हो जाएगा। लेकिन बूट होने के बाद मैं आपको डेस्कटॉप पे जाके कुछ टेस्ट रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप के आने के बाद मैं यहाँ पर टास्क मैनेजर से आपको दिखा देता हूँ। टास्क मैनेजर पे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 8GB रैम यहाँ पर शो हो रहा है, आउट ऑफ विच 6.3GB ऑफ रैम इज़ अवेलेबल। और उसके साथ स्लॉट्स जो आप देख सकते हैं, दोनों स्लॉट्स ही यूज़ कर रहा है, मतलब ये सिस्टम अब डुअल चैनल पे चल रहा है।
दोस्तों अब मैं यहाँ पर इन दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रैम की बेंचमार्किंग टेस्ट करने जा रहा हूँ। और बेंचमार्क टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर मेमटेस्ट 64 की सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके रैम मॉड्यूल्स को अंडर हेवी वर्कलोड पे टेस्ट करता है कि सिस्टम में कोई भी एरर आता है या नहीं। अंडर हेवी वर्कलोड में अपने सिस्टम में कोई भी पावर फेलियर आता है या फिर कोई भी रैम रिलेटेड कंपैटिबिलिटी इशू आता है या नहीं। तो चलिए इस टेस्ट को रन करते हैं। इस एप्लीकेशन की जो इंटरफेस है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेमोरी मैं चेक करने जा रहा हूँ वो मैक्सिमम मतलब 8 GB का मेमोरी यहाँ पर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल किया गया है। तो मैं मैक्सिमम जो पूरा मेमोरी है मैं पूरा मेमोरी को जो है यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ। जितने कोर जो है ये यहाँ पर क्वाड कोर का CPU है मेरे करेंटली सिस्टम में। तो क्वाड कोर में सारे कोर्स ही मैं इस टेस्ट के दौरान यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कोर नंबर भी आपको दिया गया है और यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम तक आप इस टेस्ट को रन करना चाहते हैं या फिर इंडेफिनिटली भी आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लूप में आप इसको टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा सिस्टम में रैम का कंपैटिबिलिटी की जो है डेटा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मॉड्यूल 0 एंड मॉड्यूल 1 पे दोनों में ही DDR3 4 GB वाला जो है रैम यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। और यहाँ पर दोनों स्लॉट्स में आप देख सकते हैं मॉड्यूल 0 में एक DDR3 की 4 GB का रैम है और मॉड्यूल 1 में भी DDR3 4 GB वाला रैम है। लेकिन यहाँ पर दोनों डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का रैम अपने सिस्टम में यूज़ करने के बाद सबसे पहले आपके सिस्टम में जो मेमोरी कंट्रोलर है, जो आपके सारे जो मेमोरी बस है, जो मेमोरी डिवाइसेस है उसको कंट्रोल करता है, वो सबसे पहले आपके रैम में जो मॉडिफिकेशन करेगा वो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाला जो रैम मॉड्यूल है वो है 1333 मेगाहर्ट्ज़ का रैम। लेकिन दूसरे वाला जो रैम था वो हमने 1600 मेगाहर्ट्ज़ का यूज़ किया था, जो कि यहाँ पर सिस्टम ने उसको अंडर क्लॉक करके पहले वाले रैम की तरह मतलब जो 1333 मेगाहर्ट्ज़ की जो रैम था उससे जो है फ्रीक्वेंसी इसका मैच कर लिया है ताकि ये दोनों रैम ही सेम फ्रीक्वेंसी पे चल सके। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सिस्टम में दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का रैम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपका मेमोरी कंट्रोलर जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला जो रैम है उसको अंडर क्लॉक करके लोअर फ्रीक्वेंसी वाला जो रैम है उसके साथ मैचअप कर देता है ताकि दोनों रैम मॉड्यूल्स एक सेम फ्रीक्वेंसी पे चल सके। क्योंकि आपके सिस्टम में जो मेमोरी कंट्रोलर है वो दो रैम को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे नहीं चला सकती है। तो चलिए दोस्तों टेस्ट को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों टेस्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मेमोरी यूजेज है वो पीक पे पहुँच चुका है विच इज़ अराउंड 7.9 GB। आप यहाँ पर देख सकते हैं आउट ऑफ 8 GB 7.9 GB यहाँ पर यूज़ हो रहा है और लगभग 100 से 200 MB का रैम सिस्टम में अवेलेबल है। तो अंडर हेवी लोड में रैम का स्टेबिलिटी कैसा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 1 मिनट हुआ है टेस्ट होते हुए। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम में रैम यूजेज कितना ज़्यादा है। इससे आपको ये पता चलता है कि रैम का स्टेबिलिटी कैसा है। The system is using around 7.8 GB of RAM out of 8 GB. सिस्टम में अभी 170 MB के रैम सिर्फ अवेलेबल है और अराउंड 7.8 GB का रैम यूज़ हो रहा है यहाँ पर आउट ऑफ 8 GB। और दोस्तों इस स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपके कंप्यूटर पे आप कोई भी मान लीजिए गेम खेल रहे हैं या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो ऑन दैट टाइम सिस्टम में जो स्टेबिलिटी है वो कैसा होगा। अगर सिस्टम में स्टेबिलिटी अच्छा नहीं होगा तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टेस्ट है ये अराउंड 4 मिनट तक चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 7 मिनट होने के बाद ही ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पर जो है शट डाउन हो चुका है। मतलब सिस्टम में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
सिर्फ 7 मिनट्स जो है सिस्टम को रन करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली रीबूट हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों अगर सिस्टम में स्टेबिलिटी अच्छा नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम में जो रैम का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो गेम खेलने के टाइम पे अचानक आपके सिस्टम बंद हो सकता है। या फिर आप कोई भी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के टाइम पे या फिर वीडियो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे जिस टाइम पे रैम का यूजेज मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ऑन दैट टाइम आपका सिस्टम फेल हो सकता है, ऑटोमेटिकली जो है शट डाउन हो सकता है ऑन दैट केस। तो दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर भी काम करने के टाइम पे, कोई भी हेवी वर्कलोड करने के टाइम पे अगर ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट होता है या फिर जो है ऑटोमेटिकली शटडाउन होके फिर से रिस्टार्ट होता है, तो इसका दो मतलब हो सकता है। पहला जो है इसका पावर सप्लाई ठीक नहीं है। अगर पावर सप्लाई आपने चेंज किया है फिर भी ये सिस्टम जो है अनस्टेबल है, ऑटोमेटिकली शटडाउन हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर जो है रैम में जो है इशू है, आप रैम को चेंज कीजिए। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है मैं आपको आसान शब्द में समझा देता हूँ। तो दोस्तों जब भी आप अपने कंप्यूटर के लिए कोई भी नया रैम खरीदने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको जान लेना ज़रूरी है। पहला चीज़ जो है वो है मदरबोर्ड की रैम कंपैरेबिलिटी। आपको पहले जान लेना होगा कि मदरबोर्ड कौन सी जनरेशन की रैम सपोर्ट करता है, मतलब DDR2, DDR3 या फिर DDR4 वाला जो है रैम मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। आपको जो मैंने पहले ही बताया कि रैम मदरबोर्ड की जो रैम स्लॉट है उस स्लॉट्स की आजू बाजू में ही, पास में ही आपको जो है उसका जनरेशन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि वो जो मदरबोर्ड है वो कौन से जनरेशन के रैम को सपोर्ट करता है। तो अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप मदरबोर्ड के मैनुअल को चेक कर सकते हैं या फिर मदरबोर्ड के बॉक्स के ऊपर क्लियरली मेंशन होगा कि मदरबोर्ड कौन से जनरेशन की रैम सपोर्ट करता है। या फिर आप उस मदरबोर्ड की जो मॉडल है उस मॉडल को सिंपली गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं और उससे आपको पता चलेगा कि मदरबोर्ड जो है कौन से जनरेशन की रैम को सपोर्ट करता है। मान लीजिए मदरबोर्ड DDR3 वाला जो रैम है उसको सपोर्ट करता है और आप DDR3 या फिर DDR4 वाला रैम ज़बरदस्ती उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं घुसेगा, क्योंकि डिफरेंट जनरेशन के रैम की बीच में जो ये कटआउट आपको देखने को मिलता है वो डिफरेंट मिलता है डिफरेंट जनरेशन में। मतलब DDR2, DDR3 और DDR4 इन तीनों डिफरेंट जनरेशन्स में जो कटआउट है वो उसका जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए एक और जनरेशन के रैम एक और जनरेशन के मदरबोर्ड के स्लॉट में कभी नहीं इंसर्ट होगा। सेकेंडली आपको जान लेना है कि आपके मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर लगा है वो कितने फ्रिक्वेंसी तक रैम को सपोर्ट करेगी। यहाँ पर जो प्रोसेसर लगा है वो है i3 सेकेंड जनरेशन जो कि मैक्सिमम 1333 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को सपोर्ट करता है। तो मान लीजिए मेरा मदरबोर्ड अप टू 1600 मेगाहर्ट्ज़ का रैम सपोर्ट भी करता है और मैं 1600 मेगाहर्ट्ज़ का रैम मेरे मदरबोर्ड में लगाता भी हूँ, लेकिन मेरे सिस्टम में वो 1333 मेगाहर्ट्ज़ से शो करेगा क्योंकि जो प्रोसेसर है उसका मैक्सिमम सपोर्ट जो है रैम के लिए उसका फ्रिक्वेंसी वो है 1333 मेगाहर्ट्ज़। तो मेमोरी कंट्रोलर ऑटोमेटिकली 1600 मेगाहर्ट्ज़ की जो रैम है उसको अंडरक्लॉक करके 1333 मेगाहर्ट्ज़ कर देगा। जब आप कोई भी रैम मॉड्यूल बाई कर रहे हैं, अगर आपके सिस्टम में आप डुअल चैनल यूज़ करना चाहते हैं, मतलब 2 रैम स्लॉट है आपके सिस्टम में या फिर 4 रैम स्लॉट है, तो आप एक एक करके रैम मत खरीदिए। इंस्टेड आप एक रैम किट खरीदिए, मतलब जिस किट में जो सारे रैम्स है वो सेम फ्रिक्वेंसी का है, सेम जनरेशन का है, सेम स्टोरेज है, मतलब सेम 4 GB का 4 स्टिक या फिर 4 GB का 2 स्टिक, जिसका जनरेशन सेम है, जिसका फ्रिक्वेंसी सेम है, उसके साथ साथ जिसका कैश लेटेंसी जो कि रैम की लेटेंसी है वो भी सेम है। तो अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मैं इतना टाइम तक रैम की फ्रिक्वेंसी, जनरेशन, ये सारी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसके बीच में ये कैश लेटेंसी क्या है। देखिए दोस्तों, कैश लेटेंसी ये है कि एक रैम को कोई सर्टेन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो मैक्सिमम बफर लिमिट चाहिए, मतलब जो टाइम के बाद ही जो है वो रैम रिस्पॉन्स करता है, वही है कैश लेटेंसी। अब डिफरेंट रैम मॉड्यूल्स का कैश लेटेंसी भी डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए आपने बाज़ार से एक सेम जनरेशन का एक सेम स्टोरेज का, मतलब 4 GB, मान लीजिए 4 GB का सेम जनरेशन का DDR3, उसका जो रैम का जो फ्रिक्वेंसी है वो भी सेम है, 1600 मेगाहर्ट्ज़ का, सब कुछ सेम है, लेकिन ब्रांड अलग है। आप उसको सिस्टम में लगाएंगे तो भी आपके सिस्टम में कंपैटिबिलिटी इशू हो सकते हैं, क्योंकि
जो डिफरेंट ब्रांड्स है उस डिफरेंट ब्रांड में जो मेमोरी कंट्रोलर यूनिट लगा है, जो भी मेमोरी यूनिट लगा है उसमें जो लेटेंसी है वो डिफरेंट है। बाकी सब कुछ सेम है, फ्रीक्वेंसी जनरेशन वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन लेटेंसी डिफरेंट है। तो ऑन दैट केस भी आपके सिस्टम में कंपैटिबिलिटी इशू हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई भी नया रैम खरीदने जा रहे हैं तो आप रैम किट खरीदिए, जिस किट में सेम ब्रांड का, सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम कैश लेटेंसी का, सेम जनरेशन एंड सेम कैपेसिटी की जो है रैम वहाँ पर आपको मिले, ताकि सिस्टम में कोई भी स्टेबिलिटी की इशू देखने को नहीं मिले। तो बाद में ये जो पुराना रैम है ये आप OLX में सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि जो चीज़ मैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश किया हूँ आपको, वो मैं समझाने में सक्षम हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर वो लोग भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उन लोगों को भी इस मिसकंसेप्शन के बारे में पता चले। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में प्रोसेसर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी इशू। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।